हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम यहाँ पर टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 11th के लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मोस्टली 3-4 क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। लंबा चैप्टर है। इसमें माइटोसिस मियोसिस हम पढ़ेंगे। उसके अलावा सेल साइकिल क्या होता है एंड क्यों ज़रूरी होता है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो जैसा बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी वाली सेल्स से ही बनता है। तो पुरानी वाली जो सेल्स होती हैं वो नई सेल्स को जब फॉर्म करती हैं तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? डिवीजन के थ्रू होगा। इसलिए सेल का जो डिवीजन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। एंड ये जो सेल्स होती हैं जो पुरानी या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी होती हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये डॉटर सेल्स जो होती हैं ये फिर ग्रो करती हैं और फिर फर्दर डिवाइड होती हैं और इस तरह से सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाता है। ये जो सेल डिवीज़न है या ये जो एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं, दो से क्या हो रही हैं, 4 सेल्स बन रही हैं, या इस तरह से जो डिवाइड हो रहा है उसमें आप जानते हैं कि ये दो प्रोसेसेस में नेसेसरी होता है। एक तो किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए और उनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सेल का डिवीज़न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप 9th में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। सेल डिवीज़न जब होता है तो देखिए, जब भी कोई सेल डिवाइड होगी, एक से दो सेल्स बनाएगी या दो सेल्स से अगर फिर वो 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और सेल्स बनते हैं, तो क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं या वो इसी तरह से डिवाइड हो जाती है? तो उसके अंदर चेंजेस होना ज़रूरी होता है। रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए, जैसा आप जानते हैं सेल का जब डिवीजन होता है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल आधा रह गया मान लीजिए सेल्स के अंदर, फिर वो फर्दर डिवाइड हुई तो और कम हो गया, तो धीरे धीरे जो सेल होगी वो क्या होगी, वो सर्वाइव ही नहीं करेगी। इसलिए सेल को प्रिपेयर होना होता है फॉर डिवीज़न। यानी डिवीज़न से पहले वाली जो स्टेज होती है वो स्टेज होती है प्रिपरेटरी स्टेज, और उसके बाद सेल डिवाइड होती है। फिर जब डिवाइड होके नई सेल्स फॉर्म हो जाती हैं तो फर्दर डिवीज़न से पहले फिर वो प्रिपरेशन करती हैं, यानी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती हैं। उनका जो भी मटेरियल होता है उसके अंदर ग्रोथ होती है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करता है। तो इस तरह का जो एक साइकिल चलता रहता है, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक सर्किल देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि एक फेज़ यहाँ G1 फेज़ आ रही है, फिर S फेज़ आ रही है, फिर G2 फेज़ आ रही है, उसके बाद माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है एंड अगेन फिर वो सेल जो डिवाइड हो गई, एक से दो सेल्स में फॉर्म हो गई, वो फिर से इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी इसी साइकिल को कंप्लीट करने में लग जाती हैं क्योंकि उनको फर्दर डिवीजन करना है। ठीक है, तो ये जो एक सर्किल है वो हमेशा साइकिल चलता रहता है। यानी सेल प्रिपेयर होती है, डिवाइड होती है, उसके बाद जो न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं वो फिर प्रिपेयर होती हैं नेक्स्ट डिवीजन के लिए, और अगेन उन सब के उनके अंदर वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक साइकिल है जो कि सेल को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है डिवीजन के लिए, और इस तरह से सेल साइकिल और सेल डिवीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेल साइकिल एक्चुअल में क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है। तो डिवीजन तो आप समझ ही रहे हैं, कोई भी सेल जो कि डिवाइड हो रही है, एक से दो, दो से चार, इस तरह की जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं वो सेल डिवीजन कहलाता है। एंड उससे पहले जो भी प्रिपरेटरी स्टेज होती है जहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है और फिर डिवाइड होती है, ये सारा एक सर्कल है या एक साइकिल है जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन सेल साइकिल की हम क्या देंगे। तो देखिए, जब भी सेल साइकिल हो रहा है या सेल डिवाइड हो रही है तो उसके जो इवेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक इवेंट्स होते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है, सेल डुप्लीकेट का जो जीनोम होता है यानी जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट होता है, सिंथेसाइज होते हैं उसके सेल कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि आपको मालूम है सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी
तो उसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो दोनों सेल्स में डिवाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल के पास चले जाएंगे या कुछ ऑर्गेनल्स एक सेल के पास चले गए कुछ दूसरे सेल के पास। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसके, वो सारे सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये सारे जो सीक्वेंस होते हैं या ये सारे जो इवेंट्स होते हैं एक सीक्वेंस में होते हैं, यानी एक के बाद एक ऑल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब इस सेल साइकिल को आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखें सेल साइकिल जो है उसको कंप्लीट करने में कौन कौन सी स्टेजेस काम में आती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ये एक साइकिल देख रहे हैं जिसको हम सेल साइकिल का नाम दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है इसको अगर आप देखें तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट, ये इसका इंटरफेज कहलाता है। क्लियर? यानी अगर हम सेल साइकिल को डिवाइड करें तो सेल साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक फेज कहलाता है इंटरफेज और दूसरा कहलाता है एम फेज। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट और यहाँ तक का पार्ट, ये पार्ट क्या कहला रहा है आपका, ये इंटरफेज कहलाता है। ठीक है? तो इंटरफेज मोस्ट ऑफ द सेल्स में 95% टाइम कंप्लीट करता है। ठीक है? सबसे ज्यादा टाइम सेल को प्रिपेयर होने में लगता है। तो इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका वो कहलाता है G1 फेज, एंड सेकेंड पार्ट उसका कहलाता है S फेज, एंड थर्ड पार्ट उसका कहलाता है G2 फेज। ये तीनों फेजेस इंटरफेज के ही पार्ट होते हैं, जो कि टोटल सेल साइकिल का कितना परसेंट पार्ट, 95% पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। यानी इतना टाइम लगाती है सेल प्रिपेयर होने में। उसके बाद उसका एम फेज आता है जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज, एंड इसमें सेल डिवाइड होती है और उसकी स्टेजेस होती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो माइटोसिस है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट कहलाता है इसका कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है? तो इस तरह से ये दो डिवीजन में कंप्लीट हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस सिंपल साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, लेकिन उससे पहले जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो फिर वो उसमें टाइम लगता है, और वो जो प्रोसेस है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज कहलाती हैं। क्लियर? आई थिंक ये स्टेजेस आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए हम आगे इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि एक्चुअल में इन स्टेजेस में होता क्या है, सेल किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरफेज। जैसा कि अभी हमने देखा, इंटरफेज जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के सेल साइकिल की, तो ह्यूमन बीइंग में एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं। सेल साइकिल जो होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से 95% टाइम इंटरफेज में कंज्यूम हो जाता है। सिर्फ 1 घंटा सेल को डिवाइड होने के लिए बच पाता है। ठीक है? 23 आवर्स जो होते हैं उसके सेल की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जिससे सेल 1 घंटे में डिवाइड हो पाए। तो इस तरह से टोटल जो टाइम कंज्यूम होता है ह्यूमन सेल्स में डिवीजन में, वो सेल साइकिल यानी 24 आवर्स का होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ईस्ट सेल की, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये एग्जांपल्स, और सारा कुछ यहाँ ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ईस्ट सेल की बात करें तो ये सेल साइकिल कंप्लीट होता है 90 मिनट के अंदर। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए। ह्यूमन बीइंग्स में सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें से 95% टाइम कंज्यूम हो जाता है इंटरफेज में। लेकिन अगर ईस्ट सेल की बात करते हैं तो सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 90 मिनट्स लगते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हम इंटरफेज एक्चुअल में है क्या। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक रेस्टिंग फेज होती है, यानी सेल यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो रेस्टिंग फेज कहना तो इसको सही नहीं होगा। ये एक तरह की प्रिपरेटरी फेज होती है जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है? इस पीरियड में सेल ग्रो होती है और उसके साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। 95% टाइम सेल साइकिल का ये कंज्यूम कर लेता है इंटरफेज वाला स्टेज,
और इसको 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाता है, यानी 3 फेजेस होते हैं इसके, 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो होती है वो कहलाती है G1 फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज या गैप 1 फेज भी कहते हैं। सेकेंड फेज कहलाती है सिंथेसिस फेज, या आप कह सकते हैं उसको एस फेज। एंड थर्ड फेज जो होती है अगेन G2 या गैप 2 फेज, या उसको भी ग्रोथ फेज का ही सेकेंड पार्ट माना जाता है। क्लियर? तो आइए अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर G1 फेज क्या होता है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें G1 फेज की, तो G1 फेज गैप 1 फेज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं G1 फेज, ये जो इतना टाइम है G1 फेज, यहाँ पर सेल क्या होती है, ग्रोथ फेज होती है ये, तो गैप 1 फेज इसको कहते हैं। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है इस पीरियड में, कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जब एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड होगा तो वहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है यानी जेनेटिक मटेरियल, वो तो सेम ही रहता है। हमारी जो सेल होती हैं वो डिप्लॉयड सेल होती हैं, तो 2n ही रहेगा साथ में, अभी जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट नहीं हुआ है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल भी 2c रहने वाला है। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद कर लीजिए आप। G1 फेज में क्योंकि सेल डिप्लॉयड है इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, लेकिन जो DNA का पोर्शन है वो 2c हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे एस फेज, यानी सिंथेसिस फेज क्या होती है। तो यहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो DNA आपको मालूम है हिस्टोन और प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो उन सब का सिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसके साथ ATP का सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं, और DNA डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम का नंबर 2n से हम डिनोट करते हैं डिप्लॉयड सेल के अंदर, तो ये तो सेम ही रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन हो गया है, इसलिए ये जो सेल होती है, ये जो फेज होती है, इसमें हमारे पास जो DNA है वो 4c से डिनोट किया जाता है। ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीटेड मोड में आपके नीट में पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका DNA है वो कौन से फेज में डबल हो जाता है, या उसको हम 4c से डिनोट करते हैं। तो DNA का रेप्लिकेशन स्टार्टिंग कहाँ हो गई थी, G1 फेज में, लेकिन यहाँ पर DNA रेप्लिकेट हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि डुप्लीकेट उसको कहेंगे हम, और इस तरह से DNA मटेरियल डबल हो जाता है। क्लियर? 2c से 4c, जैसे हमने बात की थी G1 फेज में 2n से 2n ही रहा, लेकिन यहाँ पर 2c से किस में कन्वर्ट हो गया, 4c में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। इस तरह से ये एस फेज या सिंथेसाइज फेज जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं G2 फेज या गैप 2 फेज। ये जो फेज होती है ये भी एक ग्रोथ फेज होती है, तो सेल कंटिन्यूसली इसमें ग्रो करती रहती है। प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और साथ में ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन होता है जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स बन सकें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्चुअल में ये सारे ही जो तीनों फेजेस हैं इनमें ATP का भी सिंथेसिस होता है। क्लियर? तो इस तरह से ये फेज G2 फेज, ये भी एक ग्रोथ फेज के रूप में जानी जाती है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एंड ट्यूबुलिन का भी सिंथेसिस होता है जिससे कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं G0 फेज, G0 फेज भी इसको कहते हैं, एंड क्वेशेंट फेज भी इसको कहा जाता है। क्लियर? अब इसमें देखिए आप यहाँ पर अगर देखें तो सेल्स जो कि डिवाइड नहीं होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जहाँ की सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स इन ह्यूमन बीइंग्स,
ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा डिवाइड नहीं होती रहती हैं। तो ये जब डिवाइड नहीं होती हैं तो वो G1 फेज से एग्जिट हो जाती हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में आ जाती हैं, जिसको हम G0 फेज या क्वेशेंट फेज भी कहते हैं। क्लियर? तो ऐसी सेल्स डिवाइड नहीं हो रही हैं बट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। वो एक्टिव होती हैं मेटाबॉलिकली, लेकिन उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता है, नो प्रोलिफरेशन। क्लियर? तो ऐसी सेल्स जो कि डिवाइड नहीं होती हैं वो G1 फेज से एग्जिट हो जाती हैं और वो वाली फेज G0 फेज या G0 फेज या फिर क्वेशेंट फेज के रूप में जानी जाती है। आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ पर देखिए, अगर आप टाइम देखें तो G1 फेज को कंप्लीट होने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। इसी तरह से S फेज को कंप्लीट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, जबकि G2 फेज को कंप्लीट होने में 4 से 6 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड ये आपको मालूम है कि टोटल जो हमारा M फेज है वो तो सिर्फ 1 घंटे में ही कंप्लीट होता है। अब हम बात कर रहे हैं M फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ये जो फेज होती है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस आप माइटोसिस में इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को हमने स्टडी किया है माइटोसिस में। और माइटोसिस का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे इस चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो चारों फेजेस होती हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और इसको नाम दिया गया है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 स्टेजेस में ये कंप्लीट हो जाता है। देन अगेन जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप बात करें कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियस जब फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होने लगता है और इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ये हमने माइटोसिस में डिस्कस किया है कि ये डिवीजन किस तरह से होता है। प्लांट्स और एनिमल सेल में अलग अलग तरह से होता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास 2 सेल्स के रूप में आपको मिलता है। तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें क्या होती हैं। एक बार हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत फास्ट इसको रिकैप में ले लेते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे सेल साइकिल होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट कहलाता है हमारा सेल साइकिल में, अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल साइकिल में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरफेज कह रहे हैं। और इंटरफेज में भी फिर हम बात कर रहे हैं G1 फेज की और S फेज की और G2 फेज की। साथ में दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं M फेज। M फेज में फिर फर्दर हम डिवीजन कर देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा जो पार्ट है इसका उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फिर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये तो इसकी आउटलाइन थी। अभी हम यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं G1 फेज में क्या होता है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, साइटोसोलिक कंपोनेंट्स फॉर्म हो जाते हैं और सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एस फेज की बात करें तो इसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। साथ में फिर हम बात कर रहे हैं G2 फेज की। ये भी एक ग्रोथ फेज होती है जहाँ पर कि सेल ग्रो करती रहती है कंटिन्यूसली, एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें माइटोटिक फेज की, तो माइटोटिक फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेजेस में क्या कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है आपका कैरियोकाइनेसिस। एंड इसके बाद होता है एक और पार्ट जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इस तरह से माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है माइटोसिस, वो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही
पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उसका वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर